तो गाइज मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसलिंग इंडिया। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। और ये जो वीकेंड होने वाला है सब रेसलिंग फैंस वेट कर रहे हैं। आज की जो वीडियो में अपडेट्स हैं वो इतनी बड़ी हैं कि मैं भी अगर रॉयल रंबल के बारे में सोच रहा हूं तो एक्साइटमेंट बिल्कुल नेक्स्ट लेवल पे जा रही है। क्या इतने सारे बड़े नाम, इतने सारे रिटर्न्स हमको देखने को मिलेंगे। WWE की एक ऐसी डील हो चुकी है जो कि शायद एक बार फिर से एक हिंट देती है कि क्या फ्यूचर में ये कंपनी अब बिकने वाली है। तो बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे अपडेट्स हैं, बहुत सारे बड़े नाम हैं जिनके बारे में हम बात करने वाले हैं, जिनका रिटर्न पॉसिबल हो सकता है एट द रॉयल रंबल पेपर व्यू। कल हुई डायनामाइट के बारे में बात करेंगे और डायनामाइट के रिव्यूज के रिगार्डिंग क्या सीन चल रहा है वो भी मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो आप वीडियो को एंड तक देखते रहें गाइस और लाइक बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूले। स्टार्ट करते हैं गाइस अपनी पहली स्टोरी से। और ये बड़ी डील एक बार फिर से निकल के आ रही है कि फर्स्ट टाइम WWE ने डायरेक्टली कोई डील करी है डिज्नी के साथ। और ये है गाइस उसी टाइप की डील जैसे कि इंडिया में हमें देखने को मिली, जहां पे WWE ने अपना जो नेटवर्क है वो सोनी लिव के थ्रू फैंस को उसको खरीदने का मौका दिया एक काफी कम प्राइस पे, ताकि इजीली लोग उसको एक्सेस कर पाए। सेम चीज WWE ने करी है अपने इंडोनेशिया के फैंस के लिए, जहां पे अब WWE नेटवर्क डिज्नी प्लस हॉटस्टार के थ्रू स्ट्रीम करा जाएगा। यानी कि जो भी डिज्नी प्लस हॉटस्टार की मेंबरशिप लेता है वो WWE नेटवर्क को वहां पे एक्सेस कर पाएगा। लेकिन गाइस ये बात इसलिए इतनी बड़ी है क्योंकि डिज्नी कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है। हमने देखा है कि कैसे WWE ये बड़ी बड़ी डील्स कर रही है रेवेन्यूज लेने के लिए, अपना नेटवर्क और किसी प्लेटफॉर्म को दे रही है। यूएसए में जब पीकॉक के साथ उनकी डील हुई थी $1 बिलियन उसके अंदर दिए गए थे। उसके बाद इंडिया में सोनी लिव, इंडोनेशिया में डिज्नी प्लस, ऐसे करके वो सारी कंट्रीज में अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के थ्रू अपना WWE नेटवर्क भेज रहे हैं। ये अफोर्डेबल बनाता है नेटवर्क को फैंस के लिए, लेकिन साथ के साथ WWE को काफी ज्यादा जो है पैसा मिलता है इस बात का। अब मैं ज्यादा डिटेल में इसके बारे में बात नहीं करूंगा, लेकिन इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि जब पीछे WWE के बिकने के रूमर्स आ रहे थे तो एक ऐसी कंपनी थी जिसका बहुत बार मेंशन किया जा रहा था नाम, और वो थी डिज्नी। अगर आप लोगों ने देखा हो रिसेंटली माइक्रोसॉफ्ट ने एक्टिविजन को एक्वायर करा, वो भी $70 बिलियन, जो कि एक बहुत ही ज्यादा बड़ी अमाउंट है। और डिज्नी भी गाइज एक माइक्रोसॉफ्ट के लेवल की या फिर उसके आसपास की कंपनी है जो कि बहुत ज्यादा पैसे लगा सकती है अगर उनको कोई पूरी की पूरी कंपनी खरीदनी है। तो क्या WWE की भी कोई ऐसी थिंकिंग है कि भाई हमको ये सारी डील्स करके अपनी कंपनी की वैल्यू बढ़ानी चाहिए, और जब एक ऐसा पॉइंट आ जाएगा कि लगेगा हाँ भाई अब हमारी इतनी वैल्यू है जितने पे हम इसको बेचना चाहते हैं, तो डिज्नी और बाकी सारी कंपनीज जो इन्वॉल्व हो सकती हैं और WWE की बिकने की बात चल सकती है। तो इंटरेस्टिंग रहेगा गाइस देखना। लेकिन WWE नेटवर्क इंडोनेशिया में डिज्नी के थ्रू अब बिक चुका है और वहां पे डिज्नी ने जो है पहली बार ऑफिशियली WWE के साथ हिस्ट्री में कोई डील करी है, वो एक इंटरेस्टिंग बात है। अगली स्टोरी की हम बात करते हैं तो बहुत सारे नामों को मैं डिस्कस करने वाला हूं, बड़े नाम, लेकिन ये उतना बड़ा आई थिंक नहीं है, लेकिन एक एंटरटेनिंग नाम है जिसका माना जा रहा है, रूमर्ड है कि रॉयल रंबल में वो वापस आ सकता है, और वो है बैड बनी। रेसलमेनिया के अंदर उनकी काफी अच्छी इन्फ्लुएंस थी, जितना उनका मैच हुआ था बढ़िया मिज के अगेंस्ट हम जानते हैं, लोग एक्सपेक्टेशन शायद उतनी नहीं लगा रहे थे, लेकिन एट द एंड बैड बनी की परफॉर्मेंस सबको पसंद आई थी। तो वो माना जा रहा है गाइस एक सरप्राइज नाम हो सकता है। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर वो रॉयल रंबल में आते हैं, क्या पता एक बार फिर से उनकी कोई स्टोरी लाइन चले रेसलमेनिया के लिए, जो कि गाइस देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। अब हम रॉयल रंबल के बाकी नामों को एंड में डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पे पहले बात कर लेते हैं कल हुई AEW डायनामाइट के बारे में, क्योंकि फाइनली इतने सारे हफ्ते चलने के बाद CM पंक और MJF का मैच गाइस ऑफिशियल हो गया है। और यहाँ पे AEW इसको पेपर व्यू पे नहीं कर रही बल्कि नेक्स्ट वीक दे रही है शिकागो के अंदर, और वो भी CM पंक के होम टाउन में। और क्लियरली स्टोरी लाइन ऐसी है कि MJF CM पंक को एम्बैरस करना चाहते हैं उनके होम टाउन में हरा के, और एक बार फिर से CM पंक जो है वो रेसलिंग को छोड़ के चले जाएंगे। कल इन दोनों के बीच का जो प्रोमो एक्सचेंज था, वन ऑफ द बेस्ट सेगमेंट्स एक काफी लंबे टाइम में जो मैंने डायनामाइट के अंदर देखी है। बहुत अच्छे तरीके से इन दोनों ने एक दूसरे की इंसल्ट्स करी हैं, लेकिन इस फ्यूड में ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि एक बंदा वीक है दूसरा स्ट्रांग है। मतलब इस पॉइंट पे मैं खुद नहीं पिक कर सकता हूं कि क्या MJF जीतेंगे, क्या CM पंक जीतेंगे, या फिर इस मैच का कोई रिजल्ट हमें देखने को नहीं मिलेगा और उसके बाद ये पेपर व्यू में फाइनली मैच होगा। अगली चीज जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है रिगार्डिंग AEW वो ये कि कोडी रोड्स का एक कमाल का मैच हुआ कल सैमी गेवारा के साथ, जो कि अनडिस्प्यूटेड TNT चैंपियनशिप के लिए था। ये एक लैडर मैच था गाइस, और सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है कि जो मूव्स इस मैच में देखने को मिले सैमी की तरफ से, एक स्वांटन बॉम्ब आउटसाइड द रिंग थ्रू द लैडर, एक उन्होंने कटर लगाया लैडर के ऊपर से, क्रॉस रोड्स हमें देखने को मिली। लेकिन एट द एंड जो मैच का रिजल्ट था वो ये कि सैमी गेवारा जीत गए एंड कोडी रोड्स लॉस्ट द TNT चैंपियनशिप। तो इस मैच के बाद कोडी ने बैक स्टेज एक प्रोमो कट करा जो कि AEW के YouTube चैनल पे है, जहां पे कोडी ने उस न्यूज को मेंशन करा जो रिसेंटली आई कि वो बिना कॉन्ट्रैक्ट के लिए AEW में काम कर रहे हैं। कोडी कहते हैं कि ये कोई रूमर्स नहीं है, ये कोई वो फालतू की बातें नहीं है, बिल्कुल सच है। इस टाइम पे मैं AEW के साथ किसी कॉन्ट्रैक्ट के अंडर नहीं हूं, सिर्फ अपने वर्ड ऑफ माउथ की वजह से मैं काम कर रहा हूं AEW के लिए।
क्या गाइस इसका मतलब ये हो सकता है कि कोडी रोड्स जो है वो AEW छोड़ के चले जाएंगे? क्या वो रॉयल रंबल में आ सकते हैं? आई डोंट थिंक इसका कोई चांस है, क्योंकि इसके बाद उन्होंने ये भी बोला कि भले ही मैं कॉन्ट्रैक्ट में नहीं हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं इस कंपनी को रिस्पेक्ट नहीं करता। TNT चैंपियनशिप आज जो मैच हमें देखने को मिला, उसके बाद कभी भी एक सेकेंडरी टाइटल ट्रीट नहीं करा जाएगा, वो बिल्कुल वहीं पे आएगा उसी तरीके से जैसे कि AEW वर्ल्ड चैंपियनशिप आ रही है। तो यहाँ पे कोडी रोड्स के रूमर्स हैं रॉयल रंबल में आने के लिए, और हमने जब ये डिस्कस करा था तो मैंने यही बोला था कि कोडी रोड्स एक ऐसा नाम है जिसको हाँ मैं देख सकता हूँ WWE में एक ऐसी अपीयरेंस के लिए। आई डोंट थिंक ऐसा होने वाला है गाइस, लेकिन इंटरेस्टिंग रहेगा कि क्या होता है। तो जो रियल सिचुएशन है कोडी रोड्स के कॉन्ट्रैक्ट की, वो ऐसी है कि 2021 के एंड में उनका जो एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट था वो एक्सपायर हो गया है। इस टाइम पे उन्होंने कुछ रिन्यू नहीं करा है और इसी वजह से वो वर्ड ऑफ माउथ के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं। आई थिंक कि अगर उनको AEW छोड़नी होती तो अभी उनको ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल नहीं रही होती, इतने बड़े लाइमलाइट में नहीं डाला जा रहा होता। आई थिंक इसको एज अ स्टोरी लाइन यूज करा जा रहा है और बस बनाने के लिए, और एट द एंड कोडी रोड्स अपना कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेंगे। इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। आई डोंट थिंक वो किसी EVP कॉन्ट्रैक्ट के अंडर है या फिर वो वाइस प्रेसिडेंट है AEW के, तो वैसा कोई रोल उनके पास नहीं है, सिर्फ एक रेसलर्स कॉन्ट्रैक्ट है। और इंटरेस्टिंग रहेगा देखना गाइस कहां पे स्टोरी जाती है। नेक्स्ट चीज की हम बात करते हैं तो इस पे मैं बहुत ज्यादा खुश तो नहीं होऊंगा, लेकिन रूमर्स आ रहे हैं और ये एक्चुअली सच बात है कि अंडरटेकर सेंट लुइस में है, उसी टाउन में जहां पे रॉयल रंबल गाइस इस सैटरडे को होने वाली है। अब ये रूमर्स इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि मिशेल मैकूल विमेंस रॉयल रंबल के लिए ऑलरेडी अनाउंस्ड है और प्रोबेबली अंडरटेकर अपनी वाइफ को सपोर्ट करने के लिए वहां पे आ रहे हैं। क्या WWE एक बार फिर से अंडरटेकर का रिटर्न करेगी? क्या रॉयल रंबल में वो आ सकते हैं? आई डोंट नो गाइस, नेवर से नेवर। अगर ऐसा होता है तो हम सारे फैंस देखना पसंद करेंगे, लेकिन इस टाइम पे अंडरटेकर जबकि वहां है, आई थिंक उनका रॉयल रंबल में आने का चांस थोड़ा कम है। अगली स्टोरी की हम बात करते हैं तो यहाँ पे भाई AEW डायनामाइट की रेटिंग्स आ चुकी हैं कल के एपिसोड की, और 1.1 मिलियन व्यूअर्स आए TBS नेटवर्क के ऊपर। तो TNT नेटवर्क से छोटा जो नेटवर्क है उसके हिसाब से अच्छी रेटिंग यहाँ पे AEW ने करी है। 6.59% इंक्रीज हुई रेटिंग्स लास्ट वीक के कंपैरिजन में, तो ये एक बढ़िया बात है। और साथ के साथ मैं ये भी बता दूं कि जो रिव्यूज हैं AEW के वो नेक्स्ट वीक से वापस आने वाले हैं गाइस। CM Punk MJF का मैच एक परफेक्ट प्लेटफॉर्म है AEW को वापस प्रॉपर तरीके से फीचर करने के लिए यहाँ पे चैनल पे, तो आप उसके लिए भी स्टे ट्यून्ड रहें। अगली स्टोरी की बात करते हैं और आगे की तीनों स्टोरीज रॉयल रंबल के सरप्राइज रिटर्न्स के बारे में, तो बहुत इंटरेस्टिंग सिचुएशन रहेगी। पहला नाम गाइस यहाँ पे आता है कर्ट एंगल का। कर्ट एंगल भी सेंट लुइस में स्पॉट करे गए हैं और वो शायद रॉयल रंबल में आ सकते हैं, ऐसे रूमर्स हमें सुनने को मिल रहे हैं। हम जानते हैं कर्ट एंगल ने रिसेंटली बोला था कि एक बार फिर से वो एटलीस्ट एक मैच और लड़ना चाहेंगे। तो क्या AJ स्टाइल्स वर्सेस कर्ट एंगल या फिर उस टाइप का कुछ हमें देखने को मिल सकता है? क्या रेसलमेनिया के लिए वन ऑफ कर्ट एंगल कुछ करने वाले हैं? आई डोंट नो, लेकिन रॉयल रंबल में एज अ सरप्राइज या फिर एक शॉक एलिमेंट के लिए WWE शायद वन ऑफ कर्ट एंगल को लेके आ सकती है गाइस। लेकिन इसके साथ के साथ जो अगला नाम रूमर करा जा रहा है वो मेरे को बहुत एक्साइट करता है, दैट इज शेन मैकमैन। ये माना जा रहा है कि रूमर नहीं बल्कि सेट है, बुक्ड है शेन मैकमैन टू रिटर्न एज अ सरप्राइज एट द रॉयल रंबल। एंड आई डोंट थिंक ये WWE के लिए करना कुछ मुश्किल है, क्योंकि अगर विंस मैकमैन चाहते हैं कि शेन मैकमैन अपना वापस रिटर्न करें तो आई डोंट थिंक शेन मैकमैन मना करने वाले हैं। इस पॉइंट पे शेन वापस आते हैं तो उनको रेसलमेनिया का एक प्रोग्राम दिया जा सकता है और डेफिनेटली गाइस वो आ सकते हैं। लेकिन ये जो फाइनल स्टोरी है जो इसके अंदर मैं आपको नाम मेंशन करने वाला हूं, ये है कुछ ऐसे नाम जो अगर होते हैं तो भाई पूरा इंटरनेट ब्रेक हो सकता है। और ये स्टोरी आती है गाइस BT स्पोर्ट्स WWE के इंस्टाग्राम पेज से, जहां पे उन्होंने कई सारे नामों पे एक पोस्ट बनाई थी जो कि एक सरप्राइज एंट्री हो सकते हैं इस बार रॉयल रंबल के अंदर। सबसे पहले नाम था द रॉक का। अब आई डोंट थिंक कि रॉक रॉयल रंबल में आने वाले हैं, क्योंकि उनका शेड्यूल जो है मुझे नहीं लगता अलाउ कर रहा है इस बार रेसलमेनिया में अपीयर होने के लिए। इसीलिए WWE रॉयल रंबल के बाद रोमन वर्सेस ब्रॉक फिर से कंटिन्यू करेगी, तो रॉक की पॉसिबिलिटी कम है। अगला नाम है पेज का, जो कि उस लिस्ट में था और ये बहुत ज्यादा बड़ा हो सकता है। मतलब अगर पेज का रिटर्न फाइनली होता है, आई थिंक लोग पागल हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली विमेंस रोस्टर बेटर हो जाएगा। पेज का रिटर्न देख के लोग बहुत खुश होंगे और साथ के साथ रेसलमेनिया का एक मैच हमें बढ़िया मिल सकता है, जो कि पेज अगेंस्ट बेकी हो सकता है या फिर पेज अगेंस्ट शार्लेट भी। तो इंटरेस्टिंग सिचुएशन है अगर पेज वापस आती है। लेकिन ये जो फाइनल नाम इस लिस्ट में मेंशन करा और लोग बहुत सरप्राइज थे कि उन्होंने ऐसा कर भी कैसे दिया, और वो है गाइस फॉरबिडन डोर का नेम, यानी कि द रेन मेकर काजुचिका ओकाडा। अगर न्यू जापान प्रो रेसलिंग से ओकाडा अपनी अपीयरेंस करते हैं रॉयल रंबल में काइंड ऑफ उसी तरीके से जैसे AJ स्टाइल्स आए थे, तो आई थिंक ये इंटरनेट को ब्रेक कर सकती है चीज। WWE के ऊपर इतनी अट्रैक्शन होगी कि कोई उस चीज को मैच नहीं कर पाएगा। आई नो कि शायद WWE फैंस उतने अच्छे से ओकाडा को जानते नहीं है, लेकिन उनकी अपीयरेंस जो है वो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होगी।
पूरी रेसलिंग वर्ल्ड में उसके बारे में बात करा जाएगा। तो शेन मैकमैन, रॉक, पेज, ओकाडा, बहुत सारे ऐसे नाम है, कर्ट एंगल, अंडरटेकर, इनफैक्ट बैड बनी जैसे नाम जो कि अब रूमर करे जा रहे हैं टू बी इन द रॉयल रंबल। तो इस वीडियो को मैं ऐसे एंड करूंगा एक क्वेश्चन से कि इनमें से जो भी मैंने नाम मेंशन करे, आप किसको इस बार रॉयल रंबल में वापस आते हुए देखना चाहेंगे? अपने ओपिनियंस मुझे कमेंट्स में बताएं, और अगर ये वीडियो पसंद आई है लाइक करें। और कंटेंट बहुत सारा आने वाला है रॉयल रंबल से पहले, तो उसके लिए स्टे ट्यून्ड। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।